हवाई सेवा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य सरकार हेली कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर खास जोर दे रही है और इसी कड़ी में देहरादून से उत्तरकाशी के लिए पहली हवाई सेवा जोशियाड़ा पहुंची और पहली हवाई सेवा का हेलीकॉप्टर जोशियाड़ा पहुंचने पर बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने पायलट और यात्रियों का जोरदार स्वागत किया। हेली सेवा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। हवाई सेवा आपदा के समय और बीमार मरीज के लिए काफी कारगर साबित होगी और स्थानीय लोगों ने हवाई सेवा शुरू होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने उसको करके दिखाया कि कैसे जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र जो हेली सेवा से जुड़े और उसका लाभ आज पूरे उत्तरकाशी जनपद के पूरे गंगोत्री विधानसभा को उसका लाभ मिल रहा है। आम जनमानस आज प्रफुल्लित है कि वास्तव में यहाँ से जो है आज हेली सेवा जो है शुरू हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही कम समय में 20 मिनट में जो है देहरादून सजदा हेलीपैड से उत्तरकाशी जोशियाड़ा जो है लैंडिंग हुई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तरकाशी में हवाई सेवा शुरू की है। इसके लिए यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, आपातकाल स्थिति होती है, महिलाओं के साथ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसमें सबसे यहाँ की आम जनता को सबसे फायदा मिलेगा। दूसरी ओर चमोली की गौचर से देहरादून के हवाई सेवा भी आज शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली सेवा का शुभारंभ किया। हेली सेवा से जिले के लोगों को फायदा मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं हेली सेवा शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए आपने इतनी हवाई सेवा जो बहुत सस्ते रेट पे है वो आपने शुरू की है, दोबारा शुरू की है। जो उड़ान योजना जो ख़त्म हो गई थी उसके बाद थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था। इस क्षेत्र में लोग एक टैक्सी के किराए में, बस के किराए में आप यहाँ से सफ़र कर पाएंगे। गौचर सहस्त्रधारा हेली सेवाओं का शुभारंभ किया है और मैं समझता हूँ ये सीमांत जनपद होने के नाते इसको बहुत लाभ मिलने जा रहा है हमारे जनपद को, क्योंकि यहाँ 4 धाम के यात्री भी बहुत संख्या में आते हैं। उसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आपात सेवाओं में भी ये हमें काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। सालों के इंतजार के बाद में आखिरकार पिथौरागढ़ से सीधे दिल्ली के लिए हवाई सेवा आज शुरू हो गई। अलायंस एयर ने 42 सीटर प्लेन की मदद से ये हवाई सेवा शुरू की है। पहले चरण में अलायंस एयर का प्लेन हफ्ते में 3 दिन दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच में उड़ान भरेगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 4 सालों से बंद पड़ी पिथौरागढ़ दिल्ली हाईवे सर्विस एक बार फिर शुरू हो गई है। दिल्ली से 21 यात्रियों के साथ अलायंस एयर का 42 सीटर प्लेन नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचा। अलायंस एयर की पहली फ्लाइट का वाटर कैनन के साथ स्वागत भी किया गया। 12 घंटे का कठिन सफर 1 घंटे में तय होने से यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं। तो इससे बढ़िया टाइम सेविंग तो हमारा और कुछ है ही नहीं और हमारे लिए खुशी की बात, इससे बड़ी खुशी बात है ही नहीं कि जो हम 14 घंटे जब हम जर्नी करते थे, यार हम 1.5 घंटे में जर्नी पूरी कर ले रहे हैं और हमें कोई लैंड साइड में फंसने का कुछ ऐसा भी इशू नहीं, हम किसी लैंड में फंस जाएंगे। आराम से दिल्ली से बैठेंगे और सीधा पिथौरागढ़ लैंड करेंगे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी और 1 घंटे के अंदर ही मैं पूरी यात्रा कंप्लीट हो गई थी और मैं सिंगापुर से आई हूँ और मुझे बस टुडे मॉर्निंग ओनली आई हैव स्टार्टेड और आज ही मैं पहुँच गई। बहुत अच्छा लगा। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए हवाई सर्विस पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब बॉर्डर जिला हवाई सेवा के जरिए देहरादून पंतनगर के साथ ही दिल्ली से भी जुड़ गया है। पहले दिन दिल्ली से 21 यात्रियों ने पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी, जबकि 27 यात्रियों के साथ प्लेन दिल्ली को रवाना हुआ। दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू होने से जहां पर्यटन कारोबार को खासा फायदा होने की उम्मीद है। हमारी लिपुलेख दर्रे और अंतिम गांव और भारत का पहला गांव जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गुंजी और कुट्टी, जो देखना चाहते थे, जो नैसर्गिक सुंदरता है मुनस्यारी की और मिलम ग्लेशियर्स की, उन सभी ऐसे स्थानों को देखने वालों की इच्छाएं इस हवाई सेवा के माध्यम से पूरी होगी। सबके सहयोग से आज हम दिल्ली से यहाँ पिथौरागढ़ सीधी हवाई सेवा शुरू कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे सीमांत जिले के लिए ये अत्यंत आनंद का हर्ष विषय है कि जो फ्लाइट में निर्धारित किराया है वो
आम आदमी की क्षमता से बाहर है क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे तो आने वाले समय में जो 7 या 8 हज़ार का किराया है वो किसी आम आदमी के बस का तो नहीं है। दिल्ली के लिए रेगुलर हवाई सेवा शुरू होने से नई उम्मीदों को भी पंख लग रहे हैं। हवाई सेवा के जरिए जहां देश दुनिया में फैले पहाड़ के लोग आसानी से अपनी माटी से जुड़ पाएंगे, वहीं कई मायनों में ये सर्विस मील का पत्थर साबित हो सकेगी। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर पिथौरागढ़ से दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जहां एक और लोगों की राह आसान होगी, वहीं पर्यटन कारोबार भी परवान चढ़ेगा। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने हिरण की कस्तूरी और अंगों के साथ में एक तस्कर को विकासनगर से गिरफ्तार किया। दरअसल तस्कर हिरण के अंग और कस्तूरी को लाखा मंडल इलाके में लेकर विकासनगर में किसी दिल्ली की पार्टी को बेचने के लिए आया था, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही थी। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एसपी एसटीएफ चंद्रमोहन का कहना है कि WCCB दिल्ली की सूचना पर यह ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें टीम ने आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी कृष्ण कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक कस्तूरी हिरण को किसी और ने मारा था, जिसको बेचने का काम जिसका काम कृष्ण कुमार ने किया। को एक कस्तूरी मृग की कस्तूरी के साथ और 2 पंजों के साथ विकासनगर क्षेत्र में कल गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्कर है ये मीडिएटर था, जो मारने वाला तस्कर है और जहां इसको बेचने था उनके बीच में एक मीडिएटर था जिसका नाम कृष्ण कुमार है। इसका मतलब ये परफ्यूम और इस तरह का कोई इत्र या सुगंधित पदार्थ बनाने में जो है इसका मस्क का प्रयोग किया जाता है। अल्मोड़ा जिले में कई बसें ऐसी हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों को लेकर बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहीं पहाड़ों में कई जगह पर रोडवेज की बसें जिनकी भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्राइवेट गाड़ियों में सफर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मरचूला में हादसे की शिकार हुई गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन की बस भी 15 साल पुरानी थी, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर दौड़ रही थी। वर्तमान हमारे डिपो में 14 शेड्यूल थे, उसमें से 10 गाड़ियाँ चल रही हमारी और हमारी 2 गाड़ियाँ और आई हैं, उसमें भी नई गाड़ियाँ और नई रोड खोलने के डिमांड हैं। मेरे ख्याल से 10 गाड़ियाँ और आने की मतलब डिमांड करी, 10 गाड़ियाँ और भी आएंगी तो हम नया मार्ग भी खोलेंगे। और सीनियर फोरमैन के अनुसार अभी मतलब उन्होंने बताया कि हमारी कम से कम 16 गाड़ियाँ जो हैं 7 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं। हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है भारत, हर जगह रोडवेज की बसें होनी चाहिए। हर व्यक्ति टैक्सी में जाने में सक्षम नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है हर व्यक्ति की। तो निश्चित रूप से खास तौर पे उस समय जब त्योहार में लोग अपने घर की तरफ आते हैं या उसके बाद अपने कामों की तरफ वापस लौटते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें गाड़ी की संख्या पब्लिक के अनुपात में बढ़नी चाहिए। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण अनिवार्य होगा। आज हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि एकल कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसको सरकार ने मान लिया है और 15 दिनों के भीतर अध्यादेश सरकार इसमें लेकर आ जाएगी। सरकार के इस स्टेटमेंट के बाद भी याचिका को भी निस्तारित कर दिया गया। आपको बता दें कि रिजवाम अंसारी ने याचिका दाखिल कर उत्तराखंड में 27% ओबीसी आरक्षण देने की मांग की थी और याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण तय कर रही है। 7 नवंबर को उससे उन्होंने कहा है कि हम इसके आज से 15 दिन के अंदर अंदर अध्यादेश जारी कर देंगे, जिसे 27% ओबीसी वाले व्यक्तियों को लाभ। हल्द्वानी से नेपाल चंपावत और खटीमा जाने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। खास तौर पर बरसात के दिनों में इन इलाकों में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी से चोरगलिया होते हुए सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, पीलीभीत, बनबसा, टनकपुर का ये बेहद ही खूबसूरत रास्ता है।
यही रास्ता आगे नेपाल और चंपावत की ओर भी जाता है। लेकिन इन्हीं रास्तों पर बारिश के दिनों में आने वाले खतरनाक नालों ने कई लोगों की जिंदगी का सफर खत्म भी किया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस रोड पर पड़ने वाले इन शेर और सूर्या नालों पर अब पुल बनने का रास्ता साफ हो चुका है। पहले फेज में शेर नाले में करीब 10 करोड़ के बजट से पुल बनाया जाएगा, जिसका काम बकायदा शुरू हो चुका है। सर्वप्रथम हम लोग डाइवर्जन का काम करेंगे और डाइवर्जन के काम के उपरांत फिर हम पुल की फाउंडेशन और इस पर काम करेंगे। इस काम को करने की जो कुल लागत है वो 9 करोड़ 13 लाख रुपए है और इसको कार्य पूर्ण होने की जो अवधि है वो 1.5 साल है। तो उम्मीद है कि हम लोग करीब 18 महीने से पूर्व ही इस पुल को चालू कर देंगे। दरअसल इन बरसाती नालों की वजह से कई परिवारों के चिराग अभी तक बुझ चुके हैं। विशेषकर बरसात की रात के अंधेरे में ये जानलेवा साबित होते हैं। विशेषकर बाइक और स्कूटी सवार इसकी चपेट में आते हैं। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक के बजट से जिंदगियां जाने का सिलसिला आखिरकार थम जाएगा। आम दिनों में सामान्य से दिखने वाले ये नाले बरसात के दिनों में जानलेवा साबित होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो बरसात होती है उसका पानी इतना तेजी से इन नालों की तरफ पहुंचता है कि ये कई लोगों की जान ले लेता है। ये सामने देखिए, ये शेर नाला ही है, लेकिन अभी आपको इसको देख करके उतना डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन बरसात के दिनों में इसे पार करना असंभव सा होता है। और 1 साल तो इसमें ऐसा रहा कि इस तरीके की रोडवेज की बस तक इसमें बह गई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पानी का वेग इस नाले में कितना होता होगा। ऐसे में सालों से लोग इस रोड पर पुल की डिमांड कर रहे थे और अब सरकार ने उस पुल की डिमांड पूरी कर दी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट पर लगातार विरोध के चलते ब्रेक लग गया है, जिसके चलते प्रदेश को लगातार बिजली की कमी से जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में सोलर एनर्जी एक ऑप्शन बनकर सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीते 1 साल में सिर्फ 613 मेगावाट बिजली सूरज की रोशनी से बन रही है और इसमें घरों में लगने वाले छोटे प्लांट से लेकर बड़े कमर्शियल प्लांट तक शामिल हैं। दरअसल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए 45 से 55% तक सब्सिडी मिल रही है और प्लांट से होने वाले बिजली उत्पादन को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन खरीदेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 200 किलोवाट तक के प्रदेश के नागरिक उसको लगा सकते हैं और जिसमें कि उनको सब्सिडी का भी लाभ, बहुत अच्छा सब्सिडी का लाभ है लगाने में, और फिर उसके बाद वो बिजली हम लोग क्रय करेंगे। वहीं प्लांट लगाने वाले ऑपरेटर्स का कहना है कि पहले सोलर पावर प्लांट लगाने में काफी दिक्कतें थी, लेकिन धामी सरकार जब से सब्सिडी दे रही है तब से कमर्शियल प्लांट लगाने वालों को फायदा हो रहा है। वहीं घरेलू उपभोक्ता भी अपने घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाकर 70,000 से 1 लाख रुपए तक की महीना कमाई कर रहे हैं। तो 75,000 रुपए उसको मिलता है, लेकिन तब जब सब्सिडी के बाद और ये लोन खत्म हो जाता है तो 3 से 5 साल के आसपास में लोन खत्म हो जाता है। इनपुट तो बहुत बढ़िया है। जो लड़के जो है बाहर जाके क्या कर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे या विदेश जाएंगे, कितना कमाएंगे? तो अपने गांव में रह के इम्प्लीमेंट करें। ये सोलर से बढ़िया कुछ नहीं है, इसमें मेहनत तो है नहीं ज्यादा। जिस तरह से प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली इन सोलर प्लांटों से मिल रही है, उसी तरह अब प्रदेश में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन की तैयारियां चल रही हैं, जो भविष्य में बिजली उत्पादन के लिए नई क्रांति होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश में डोईवाला के एक घर में वॉशिंग मशीन के अंदर सांप घुस गया। जब महिला ने कपड़े धोने के लिए मशीन का ढक्कन खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा और जंगल में सुरक्षित छोड़ा। इंस्पेक्टर को बोला, और सबसे बड़ी बात है ये भुक्का है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास गंगा में बहकर आ रही एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई गई। गंगा घाट पर
मौजूद महिला को पानी से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला सर्वानंद घाट पर स्नान करने गई थी और इस दौरान वो गंगा के तेज बहाव में बह गई और हर की पैड़ी की तरफ जाने वाली गंगा की धारा के एक टापू पर जाकर फंस गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बचाया। चक्राता की खूबसूरत वादियों में मौजूद एक गुमनाम झरना है, जिसे विकसित करने की मांग उठने लगी है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों के राजा कहे जाने वाले मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता के हरे भरे मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच बसा है मेसेसा गांव। ये खूबसूरत जगह समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। गांव में दाखिल होते ही कुदरत की खूबसूरत नजारे मन को मोह लेते हैं। गांव में एक खूबसूरत झरना यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा रहा है। ग्रामीणों ने इस झरने को नाम दिया है मेसासा फॉल। वहीं लोग मेसासा फॉल को डेवलप करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो मेसासा के बगल में जो झरना है, ये फॉल है यहाँ पे, इसको डेवलप किया जाए। डेवलप का मतलब ये, यहाँ पे एक तो रोड की सुविधा नहीं है, हम लोग पैदल आना पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर मान के चलिए आप। बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। आज झाड़ियाँ झुड़ियाँ काट के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की यहाँ की रोड कटनी है। यहाँ तक ये रोड कटने के बाद यहाँ का डेवलप हो सकता है जब यहाँ प्लान रुकेगा। मेसासा फॉल पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। वहीं लोगों की मांग है कि सरकार फॉल तक सड़क का निर्माण कराए और इस खूबसूरत जगह को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। चाहते हैं कि इसको एक बड़ा रूप दिया जाए और ये पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो। यहाँ के नौजवान जो पलायन कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने व्यवसाय खोलें। मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड सरकार से मेरी ये मांग है कि इस जगह को डेवलप किया जाए। जिस तरह पे टाइगर फॉल को डेवलप किया है, ये उससे भी सुंदर जगह है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार की दिशा में सिर्फ एक मेसासा गांव नहीं, बगल में एक कोरू खत है, पूरी बेलाड़ खत है। इन दोनों खतों की यहाँ पे जमीनें हैं, दोनों खतों को रोजगार मिलेगा। मेसासा फॉल को विकसित होने से यहाँ पर्यटक पहुँचेंगे, जिससे पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तराखंड सरकार पर्यटन की दिशा में लगातार बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी कुछ स्थल ऐसे हैं जो गुमनाम है। आज ऐसे ही गुमनाम स्थल पर हम पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे यदि आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये ना तो टाइगर फॉल है और ना ही केम्प्टी फॉल है। ये मेसासा का वाटरफॉल है जो अभी तक गुमनाम है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अभी इसे आबाद करना चाहते हैं और आबाद करने के बाद लोगों का कहना कि यदि इसे आबाद किया जाता है तो कहीं ना कहीं पर्यटन की दिशा में बेहतर प्रयास होंगे और रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। मेसासा वाटरफॉल से कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18। छठ पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया और ऋषिकेश और रुड़की के घाटों पर भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया से सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं का कहना है कि 4 दिन के इस त्योहार को लेकर पूर्वांचल के लोग खासा इंतजार करते हैं और कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। महिला 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कई घंटों पानी में खड़े रहकर पूजा अर्चना करती हैं। वहीं कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करेंगी। चमोली में छठ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया और वैकल्पिक तालाब बनाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। उत्तराखंड में पहली बार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने इस मौके पर प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की कि वे साल में एक बार जरूर अपने गांव का रुख करें। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, प्रवासियों की सुविधा के लिए राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया जाएगा। प्रवासियों को जानकारी के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है। सम्मेलन में फिल्म उद्योग जगत, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों से जुड़े करीब 250 प्रवासी उत्तराखंडी पहुंचे थे। आप सबको देखते हुए आज के अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि हम राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन करेंगे, ताकि इस दिशा में और जो है काम आगे बढ़े, पूरे व्यवस्थित तरीके से, प्रभावी तरीके से काम किया जा सके।
आप सभी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को प्रदेश के संबंध में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने और आपकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है। इसके बारे में मुख्य सचिव महोदय ने आपसे शुरुआत में ही बताया। विधायकों के लिए देहरादून में विधायक हॉस्टल बनाया गया है। इस हॉस्टल में मंत्रियों को छोड़कर हर विधायक को आवास आवंटित है। इन्हीं आवासों से कुछ को गेस्ट हाउस के तौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ विधायक इन गेस्ट हाउस पर भी कब्जा जमाए बैठे हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। उत्तराखंड में विधायकों के लिए विधायक हॉस्टल बनाया गया है। यहाँ 70 विधायकों के लिए 70 आवास की व्यवस्था है, लेकिन इनमें से भी मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर आदि को अलग आवास आवंटित होने के कारण विधायक हॉस्टल में 12 से 15 आवास खाली रहते हैं, जिनको राज्य संपत्ति विभाग गेस्ट हाउस के तौर पर प्रयोग करता है। इस गेस्ट हाउस का प्रयोग विधायकों से मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं या जरूरतमंद को सस्ती दरों पर ठहराने के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में कुछ विधायकों ने उनको आवंटित आवास के अतिरिक्त इन गेस्ट हाउस पर भी कब्जा जमाया हुआ है, जिससे अन्य विधायकों को ही दिक्कत नहीं होती। दूर दराज से उनको मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं को भी रात होटलों में बितानी पड़ती है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यशपाल आर्य को कैंट रोड पर बंगला मिला, लेकिन विधायक हॉस्टल का आवास भी अपने पास रखा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल को भी अलग से बंगला आवंटित है, लेकिन दोनों मंत्रियों ने विधायक हॉस्टल का आवास भी खाली नहीं किया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक दुर्गेश्वर लाल, विधायक शक्तिलाल शाह भी अतिरिक्त गेस्ट हाउस पर भी अपना ताला लगाए हुए हैं। विधायक राजकुमार पौरी, अनिल नौटियाल, संजय डोभाल, सुरेश चौहान, प्रमोद नैनवाल, फकीर राम टमटा ने भी टाइप बी गेस्ट हाउस घेरे हुए हैं। विधायक आवास में संबंधित एमएलए से अलावा कुछ कमरे वहां पे खाली थे, जो कार्यकर्ता दूर दराज से आते थे उनके कम शुल्क में उनकी व्यवस्था हो जाती थी वहां पे, किंतु आज के दिन में वहां पे कोई भी कमरा खाली नहीं है और ये तर्कसंगत नहीं है। ये विधानसभा को भी देखना चाहिए और राज्य संपत्ति विभाग को देखना चाहिए कि उचित व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कब्जा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो कम से कम ऐसे विधायक नहीं है, न ऐसे मंत्री हैं कि जो संपत्ति को कब्जा करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो यहाँ पर आके रुकते हों और लंबी अवधि के लिए रुकते हों, उसके कारण चाबी उनके पास हो सकती है, लेकिन उसको कब्जा तो नहीं कह सकते। अगर उनका अधिकार है तो उनको अलॉट भी हुआ होगा कि जब वो रहना चाहेंगे तो रहते होंगे। बात इतनी ही नहीं है, पूर्व विधायकों को आवास आवंटन का कोई नियम नहीं है। बावजूद इसके प्रतापनगर के पूर्व विधायक गुड्डू पवार और नानकमत्ता के पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा भी यहां आवास पर कब्जा जमाए बैठे हैं। राज्य संपत्ति विभाग कई बार आवास खाली करने को कह चुका है, लेकिन माननीय है कि मानने सुनने को तैयार ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है और बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रही है। बीजेपी कैंडिडेट आशा नौटियाल बीजेपी सरकार के विकास के कामों को लेकर जनता से वोट मांग रही है। वहीं रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी है, उनके पास इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ऐसी स्थिति में वो अनर्गल काल्पनिक आरोप जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन जनता बहुत अच्छे से जानती है